तो ये अपनी पहली रोड ट्रिप है जो एक ईवी में हो रही है। जो पहले अपन जो व्हीकल ड्राइव करते थे प्राइमरीली रोड ट्रिप पे वो थी BMW X5। अभी इस साल मैंने वो व्हीकल डिस्पोज ऑफ कर दी है और ये नई ईवी ली है मर्सिडीज़ EQS 450 4MATIC। बेसिकली इसमें बेसिकली दो मोटर्स हैं, एक रियर व्हील पे एक फ्रंट व्हील पे। इसकी जो बैटरी है वो 120 किलोवाट बताते हैं, पर मैंने कहीं कहीं पढ़ा है कि जो यूजेबल बैटरी है वो 118 किलोवाट है। जो WLTP रेंज है वो तो कुछ 820 किलोमीटर बताते हैं, पर उसका कोई प्रैक्टिकल मतलब नहीं है। पर अभी मैं इसको बैंगलोर से ड्राइव कर रहा हूँ और इस समय मैं भोपाल क्रॉस करके गुना से करीब 1 घंटे पहले हूँ। तो मैंने सफिशिएंट ड्राइव की है और हाईवे पे जो मेरे को एनर्जी एफिशिएंसी मिल रही है वो करीब 180 वाट आवर के आसपास मिल रही है। और ये उस कंडीशन में जबकि बाहर का टेम्परेचर 43 डिग्रीज़ है और अपना जो एयर कंडीशनर है वो 24 या 23 पे हमेशा चल रहा है। मोस्टली अपन इसको क्रूज़ कंट्रोल में ही चला रहे हैं क्योंकि हाईवे है और लेन्स वगैरह ठीक ठाक मार्क्ड हैं, तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो मेरा ये गेस है कि इसकी जो प्रैक्टिकल रेंज आपको मिलेगी वो 600 किलोमीटर के ऊपर मिलेगी अगर आप इस तरीके से ड्राइव करते हो। इस समय गाड़ी में सफिशिएंट लगेज भी है। पैसेंजर मैं अकेला हूँ, तो एक पैसेंजर पर लगेज एटलीस्ट 6-7 बैग है। तो उस कंडीशन में ये इजीली 600 के ऊपर रेंज, प्रैक्टिकल रेंज आपको मिल जाएगी। आते समय मैं जब नागपुर से भोपाल की तरफ आया तो विंध्यास वाला क्लाइंब भी पड़ता है, थोड़ा बहुत हिल क्लाइंब भी था। ऑफ कोर्स जैसा आपको उत्तराखंड या हिमाचल में मिलेगा उस लेवल का नहीं है, पर वहाँ पे भी जो रेंज है वो 180 से 185 को कभी उसने क्रॉस नहीं किया। तो बाकी गाड़ी के बारे में बात करें तो काफ़ी लग्जूरियस गाड़ी है। लग्जरी प्लस अगर आप ये फैक्ट ऐड कर दें कि ये ईवी है तो टायर्डनेस काफ़ी कम फील होती है। मैंने ऑलमोस्ट 15 घंटे हैदराबाद से भोपाल ड्राइव किया था और उसमें ऐसा नहीं लगा, मतलब ऑफ कोर्स 15 घंटे आप बैठे रहोगे तो आप थोड़ा बहुत तो थकोगे ही, पर ऐसा वो फीलिंग नहीं आई जो मेरे को BMW में पहले आती थी। इवन तो BMW भी बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, उसका आप ये नहीं कह सकते कि वो अनकंफर्टेबल गाड़ी है। तो जो वो आइस इंजन का जो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन आपकी बॉडी एब्जॉर्व करती रहती है, जिसके कारण आपको एक तरीके से टायर्डनेस डेवलप होती है, वो इसमें फीलिंग नहीं होती है। उसके अलावा बात करें अगर आप इंटरनेशनल से कंपैरिजन करें जो मॉडल इंटरनेशनल मार्केट्स में अवेलेबल है, तो कुछ फीचर्स इन्होंने उसमें से हटा दिए हैं जो कुछ इंडिया में यूज़लेस है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटोमेटिक लेन चेंज इस गाड़ी में नहीं है। लेन असिस्ट है पर लेन चेंज नहीं है। लेन चेंज क्या करता है कि आप बस इंडिकेटर दीजिए और गाड़ी अपने आप लेन चेंज कर लेगी। इंडिया में जहाँ पे 50% हाईवे में लेन ही मार्क नहीं रहती है या गलत सलत मार्क रहती है, तो मेरे ख्याल से वो फीचर मैं इतना मिस नहीं कर रहा हूँ। पर यहाँ पे उन्होंने जो मर्सिडीज़ का राउट प्लानर है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छा माना जाता है, मतलब ऑलमोस्ट लोग क्लेम करते हैं कि जो टेस्ला का राउट प्लानर है उसके कंपैरिजन में है, वो राउट प्लानर भी हटा दिया है। तो राउट प्लानर से मेरा क्या मतलब है कि जब आप मर्सिडीज़ के नेविगेशन सिस्टम में जाते हो और आप एक डेस्टिनेशन चूज़ करते हो, तो ये गाड़ी सिर्फ आपको बोलेगी कि आप वहाँ पहुँच सकते हो कि नहीं पहुँच सकते हो, जितनी बैटरी आपकी गाड़ी में है उसके हिसाब से। राउट प्लानर क्या करता है, एक और स्टेप आपको आगे ले जाता है और ये बोलेगा कि इस रास्ते में ये चार्जर्स अवेलेबल हैं और आप आइडियली इस चार्जर पे जाके इतने मिनट तक चार्ज करो, फिर नेक्स्ट चार्जर पे जाके इतने मिनट तक चार्ज करो, अगर आप अपनी ट्रिप सक्सेसफुली पूरी करना चाहते हैं। तो राउट प्लानर इस कार में अवेलेबल नहीं है।
मर्सिडीज़ ने अपना एक चार्जिंग नेटवर्क बनाया है जो सारे मर्सिडीज़ डीलर्स में अवेलेबल है, और काफ़ी सारे और भी उन्होंने चार्जर्स ऐड किए हैं। वो आप मैनुअली ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली वो 2 स्टेप प्रोसेस है। आप पहले राउट ऐड करो तो वो बोलेगा कि आप नहीं पहुंच सकते, फिर आप उनके मैप में जाओ और आप चार्जर्स ऐड करो और वो फिर आप जा सकते हो। तो वो थोड़ा कन्वल्यूटेड है। अब आप थर्ड पार्टी ऐप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ABRP है या प्लग शेयर है। प्रॉब्लम उन ऐप्स में ये है कि वो आपकी कार से लिंक्ड नहीं है, तो उनको आपकी कार की कोई बैटरी कंडीशन की नॉलेज नहीं है। तो आपको 2 अलग अलग जगह इन्फॉर्मेशन चेक करके अपनी जो रोड ट्रिप है वो प्लान करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा कम्बरसम हो जाता है। मेरे ख्याल से मर्सिडीज़ को ये फीचर गाड़ी में रखना चाहिए था, और अभी नहीं तो एटलीस्ट फ्यूचर में सॉफ्टवेयर अपग्रेड से ऐड कर सके। अगर ये पेड फीचर भी मर्सिडीज़ ऐड करे तो मैं ख़रीदूँगा। दूसरी जो बात करें इस गाड़ी में वो ये है कि मर्सिडीज़ ने अपना एक चार्जिंग नेटवर्क बनाने की कोशिश की है, पर उनके जो चार्जर्स, जो मर्सिडीज़ लिस्टेड चार्जर्स हैं, वो मोस्टली सिर्फ सिटीज़ में अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं बेंगलोर से निकला और जैसे ही मैंने डोडा बल्लभपुर क्रॉस किया, और वहाँ से लेके इवन दो काफ़ी सारे हाई पावर्ड चार्जर अवेलेबल हैं रास्ते पे, मर्सिडीज़ के उसमें नेविगेशन में वो कोई भी चार्जर नहीं दिखा रहा था। वो बेसिकली अवेलेबल ही नहीं दिखाता है, तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। तो वो एक और प्रॉब्लम होती है। उससे थोड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि नॉर्मली इस कार में अगर आप चार्जर ऐड कर दो तो वो बैटरी की प्री कंडीशनिंग शुरू हो जाती है, कि जिससे कि अगर बैटरी का टेम्परेचर सही नहीं है तो वो हीट करेगी या कूल करेगी, जो भी ज़रूरत होगी। इसमें वो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप ये बता ही नहीं सकते कि चार्जर कहाँ पे है। अब वो उतनी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने जो चार्जिंग कर्व देखी है, अगर आप 90% चार्ज तक ये ईज़िली 100 किलोवाट के ऊपर चार्ज गाड़ी करती रहती है। तो और इंडिया में जो ज़्यादातर चार्जर हैं हाईवे पे जो मैंने देखे, मेजॉरिटी चार्जर्स हैं वो हैं 60 किलोवाट, और कुछ हैं जो 120 किलोवाट के हैं। तो 60 किलोवाट चार्जर के लिए कोई समस्या नहीं है। अगर आप प्री कंडीशनिंग नहीं भी होगी तो 60 किलोवाट पे भी गाड़ी चार्ज कर ही देगी। तो प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा अनकम्फर्टेबल सिचुएशन है कि एक फ़ीचर जो मर्सिडीज़ के पास अवेलेबल है और जो मेनली सॉफ्टवेयर फीचर है, उसको उन्होंने इंडिया मार्केट में पता नहीं क्यों लॉन्च नहीं किया। तो वो एक मेरे को थोड़ा मतलब बात सही नज़र नहीं आती है। बाकी जो ड्राइवर सेफ्टी सिस्टम इस गाड़ी में है, जैसे आपका कोलिजन डिटेक्शन और अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरे पास MG एस्टर भी है, जिसमें कि नाम के तौर पे वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, पर वो जो मतलब काम बहुत एब्रप्टली करते हैं और कभी कभी काम नहीं करते हैं। इसमें मैंने अभी तक देखा, जैसे एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल तो काफ़ी अच्छा काम करता है और माइलेज भी उससे बेस्ट निकल के आता है, क्योंकि अपनी जो लोग पर्टिकुलरली आइस व्हीकल से माइग्रेट होकर EV में आ रहे हैं, उनकी एक आदत पड़ जाती है कि अगर सामने एक व्हीकल है और आपको ब्रेक लगाना है तो आप पहले उसी स्पीड से जाते हो, फिर उस व्हीकल के बहुत पास पहुंच के ब्रेक लगाना शुरू करते हो। जबकि तो क्या होता है, जब आप ब्रेक लगाते हो तो सबसे पहले तो रिकूपरेशन, जिसको इंडिया में सब लोग रीजनरेशन बोलते हैं, रिकूपरेशन इंगेज होता है। उससे क्या है, जो ब्रेकिंग एनर्जी वेस्ट हो जाती है नॉर्मली, वो बैटरी में चली जाती है, तो आप थोड़ा बहुत रिचार्ज वापस मिल जाता है। अगर उसके बाद भी आप ब्रेक को और दबाते हो क्योंकि आपको सडनली रुकना है, तो फिर जो रेगुलर ब्रेक्स हैं, आपके डिस्क ब्रेक्स, वो इंगेज होते हैं। तो जब आप अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल पे चलाते हो तो गाड़ी अपने आप इसको बहुत ऑप्टिमली मैनेज कर लेती है, और ज़्यादातर समय सिर्फ जो रिकूपरेशन है उससे इसका काम चल जाता है। रिकूपरेशन, रीजनरेशन, सारी दुनिया में लोग इसको रीजनरेशन बोलते हैं, पर टेक्निकली रीजनरेशन
सही वर्ड नहीं है, क्योंकि जिसने भी 10th स्टैंडर्ड की फिजिक्स पढ़ी होगी उसे पता होगा कि एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, सो यू आर नॉट रीजनरेटिंग द एनर्जी, यू आर रिकूपिंग द वेस्टेड एनर्जी। तो टेक्निकली अगर आप देखो तो मर्सिडीज़ की टर्मिनोलॉजी सही है, पर जो वर्ड पॉपुलर है उन्हीं को यूज़ करना चाहिए। तो जब मैं रिकूपरेशन की बात कर रहा हूँ, बेसिकली रीजनरेशन की बात कर रहा हूँ। तो ये सिस्टम काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। मैंने आप समझो कि 70 से 80% गाड़ी जो है वो क्रूज़ कंट्रोल में ही चलाई होगी, तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है और कोई एब्रप्टनेस नहीं है। अभी तक जो गाड़ी है वो मेरी चल चुकी है, मेरे 2500 से ऊपर तो चली चुकी है। 1000 इस ट्रिप के पहले चल गई थी और ये ट्रिप अभी करीब 1500-1600 किलोमीटर की हो चुकी है। इसकी जो विंड स्क्रीन है, ये वो विंड स्क्रीन है जिसे लोग बोलते हैं मेटेलिक विंड स्क्रीन। तो जो पूरी विंड स्क्रीन है वो कवर्ड है किसी मेटेलिक कंपाउंड से, और वो जो मेटेलिक कंपाउंड है वो उससे बेनिफिट ये मिलता है कि अभी जैसे 43 डिग्री हो रहा है और मैंने यहाँ डैशबोर्ड पे कैमरा लगा रखा है। मेरी BMW में जब मैं ये कैमरा लगाता था तो मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे के अंदर वो कैमरा ओवरहीट हो जाता था और वो बंद हो जाता था। फिर मुझे उसके निकाल के रखना पड़ता था और फिर थोड़ी देर बाद फिर चलाना पड़ता। इसमें ये कैमरा अभी ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 24 घंटे से लगा हुआ है, और इसी तरह से 35 से 42 डिग्री का इस समय टेम्परेचर है, मैं चला रहा हूँ और आपको वो हीट फील नहीं होती है। पर इस फीचर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो इंडिया में आपको पता होगा सारे जो टोल प्लाज़ा हैं वो यूज़ करते हैं फास्ट टैग, और फास्ट टैग बेसिकली एक RFID टैग है, और वो RFID टैग उस स्क्रीन को पेनिट्रेट नहीं करता है, और चूंकि वो उसको पेनिट्रेट नहीं करता है तो कहीं भी वो डिटेक्ट नहीं होगा। अब इसके मैनुअल में ऐसा लिखा हुआ है कि 2 जगहें हैं जहाँ पे RFID टैग आप लगा सकते हो। एक जो है वो ड्राइवर के जस्ट ऊपर यहाँ पे जो एकदम टॉप पे जो आप देखोगे एक ये असेंबली है जिसमें वो ऑटोमेटिक वाइपर और सेंसिंग और वो सब का इलेक्ट्रॉनिक्स रहती है। उसके जस्ट राइट साइड में एक आपको एक स्पॉट दिखेगा जिसमें ग्रिड बनी हुई है। अगर आप बाहर से लाइट डालो और अंदर बैठ के देखो तो आपको बहुत क्लियर दिखेगा कि स्क्वायर पैच दिखेगा, और दूसरा जो स्क्वायर पैच है वो गाड़ी के ठीक बीच में विंड स्क्रीन के बॉटम पे दिखेगा, जो एक लंबा सा रेक्टेंगुलर पैच। ये 2 जगह मर्सिडीज़ का कहना है कि आप अगर लगाओगे तो यहाँ पे रेडियो वेव्स क्रॉस हो जाती हैं और आपको फास्टैग काम करना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस अभी भी फास्टैग से काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। ज़्यादातर जगहों पे आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है और वो जो हैंड हेल्ड गन है उससे स्कैन हो जाता है, पर जो माउंटेड स्कैनर है उनसे स्कैन नहीं होता है, और कभी कभी तो स्कैन ही नहीं होता है और उनको वो नंबर टाइप करना पड़ता है अपने कंप्यूटर में, तब गाड़ी स्कैन हो जाती है। तो ये एक बड़ी समस्या है जिसको देख के ये लगता है कि या तो कंपनी ने होमवर्क नहीं किया है कि भाई इंडिया में जो टोलिंग का सबसे मेन सिस्टम है वो फास्टैग है, और उसको मतलब मुझे नहीं लगता कोई टेस्टिंग की गई है कंपनी की तरफ से कि ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। या फिर कारण ये होगा कि ये गाड़ियाँ कंपनी की एक्सपेक्टेशन ये है कि मोस्टली शॉफर चलाएंगे, तो ये शॉफर की समस्या है। पर ये प्रैक्टिकल समस्या है क्योंकि आजकल बहुत से मॉल्स में भी फास्टैग के थ्रू पार्किंग वगैरह मिलती है, तो ये थोड़ा एक तरीके से मतलब कॉम्प्लिकेटेड समस्या है। इस ट्रिप में मैं अभी तक 7 या 8 डिफरेंट कंपनियों के फास्टैग लगा चुका हूँ। कहीं पे भी उस लेवल का एक्सपीरियंस अभी तक नहीं मिला है जिससे कि मेरे को सेटिस्फैक्शन। ये एक बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है।
मतलब ये फ़ीचर एकदम बेकार भी नहीं है, क्योंकि मेरे को कंफर्ट के तौर पे ये फ़ीचर काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब आप पीक हीट में इंडियन नॉर्थ समर में ड्राइव करते हो तो एसी के बावजूद भी बहुत अनकंफर्टेबल केबिन हो जाता है, क्योंकि जो सन डायरेक्ट आपके ऊपर पड़ता है, इसमें वो फीलिंग बिल्कुल नहीं आ रही है। आपको लग रहा है कि आप एकदम कंफर्टेबल, पर उसकी जो डाउन साइड है वो मैंने आपको बता दी। अब या तो कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अपन फास्टैग को इस विंड स्क्रीन के बाहर लगा सकें, पर वो लगाना मुश्किल है क्योंकि फास्टैग का जो ग्लू है वो उल्टी तरफ होता है। तब देखेंगे, इस समस्या को मैं समझूंगा। अगर कोई अच्छा सोल्यूशन मिलेगा तो मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा अपन को इस कार से कोई ख़ास समस्या नहीं है, बढ़िया चल रही है अभी तक। और जो इसका ऑन बोर्ड नेविगेशन है वो भी अच्छा काम करता है। आगे एक होलोग्राफिक डिस्प्ले है जो काफ़ी अच्छा काम करता है। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप ऑन बोर्ड मैप यूज़ कर रहे हैं तो आपको डायरेक्शन वहाँ दिखेंगे, पर अगर आपको गूगल मैप या एप्पल मैप के डायरेक्शन वहाँ होलोग्राफिक डिस्प्ले पे देखने हैं तो आपको फिर ये ध्यान रखना चाहिए कि एंड्रॉयड फ़ोन पे सिर्फ गूगल मैप होलोग्राम पे दिखेगा और आईफोन में सिर्फ एप्पल मैप दिखेगा। अगर आप आईफोन में गूगल मैप चला रहे हो तो वो सामने वाले डिस्प्ले पे जो होलोग्राफिक डिस्प्ले है उस पर मैप नहीं दिखेगा। और ये प्रॉब्लम मेरी BMW में भी थी और इसमें भी है। तो इसका पता नहीं किसी ने कोई सलूशन क्यों नहीं बनाया, उसका मेरे को पता नहीं है। पर जैसे बहुत से थर्ड पार्टी मैप है, जैसे ABRP का एक मैप है वो दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, पर जो भी है गूगल वाले ये फीचर शायद आईफोन पे अवेलेबल नहीं करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स एप्पल मैप तो एंड्रॉयड में अवेलेबल है ही नहीं, तो वो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो उसके अलावा जो होलोग्राफिक डिस्प्ले है उस पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। स्पीड, जो आपका अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है वो किस कंडीशन में। अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल कभी मतलब 2 कंडीशंस में हो सकता है। एक तो डिसंगेज्ड, एक्चुअली 3 कंडीशन में। एक तो डिसंगेज, दूसरा ये है कि आप जिस स्पीड पे सेट किए हैं उस पे गाड़ी चल रही है, और तीसरा ये है कि आपने कोई स्पीड सेट करी है पर सामने एक गाड़ी है जिसके कारण जो आपकी गाड़ी है वो कम स्पीड पे चल रही है, तो वो सामने इंडिकेशन में पता चल जाता है। दूसरा उसके अलावा वो डायरेक्शन भी दिखाएगा अगर आपने सही मैप सर्विस यूज़ करी है, लेफ़्ट टर्न राइट टर्न जो भी है। तो उस तरीके से ये काफ़ी मतलब प्रैक्टिकल है। आई एम हैप्पी विद दैट। तो ये अपना फर्स्ट फीलिंग है इस गाड़ी की। अभी जैसा मैंने बताया सिर्फ 2,000-2,500 किलोमीटर चलाई है, तो आगे मैं और वीडियो बनाऊंगा जो भी इसके बारे में। पर फ़िलहाल मेरा ये है कि इट्स ए प्रैक्टिकल कार टू डू लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग। मेरे को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ अभी तक कि आप रेंज के लिए आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि जो प्रैक्टिकल रेंज है वो आपको 600 मिल जाएगी। और अगर आप जैसे AC वगैरह बंद करके चलाओ या मैंने हमेशा हाईवे की जो स्पीड लिमिट है उस पर चलाया है, या तो 90 या 100 या 120 डिपेंडिंग ऑन जो भी हाईवे मुझे मिला। अगर आप 70-80 पे चलाते हो तो ऑफकोर्स आपकी रेंज बढ़ जाएगी। और जहाँ तक मेरी जानकारी है मर्सिडीज़ के जो सारे शोरूम हैं इंडिया में उनमें चार्जर्स अवेलेबल हैं। और आप अगर मैप पे चेक करो तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर जगहों पे आपको 500 किलोमीटर के अंदर एक मर्सिडीज़ का चार्जर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। पर कुछ जगह है जहाँ पे प्रॉब्लम होती है, जैसे मध्य प्रदेश में मैंने देखा कि चार्जर के मामले में काफ़ी अनइवॉल्व है। वहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत काम हुआ है वो प्राइवेट प्लेयर्स ने किया है, पर इवन जैसे इंडियन ऑयल और BPCL जिन्होंने चार्जर साउथ में बहुत जगह लगाए, MP में बहुत कम जगह लगाए। तो बहुत से रूट्स पे ऐसा होगा कि आपको सिर्फ
2 या 3 चार्जर मिलेंगे 400 किलोमीटर की डिस्टेंस में। नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मान लीजिए उनमें से ख़राब हुआ या पावर कट हुआ तो आप वहाँ अटक जाएंगे। तो ये जैसे पावर कट की भी समस्या है। मैंने जब तेलंगाना में शेल के पंप पे BP जियो के पंप पे चार्ज किया करने में गया था तो पावर कट हो गया। पर वहाँ जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा अरे आप चिंता मत करो, 5 मिनट में लाइट आ जाएगी। पर यहाँ MP UP में लाइट कभी कभी 2-2 घंटे नहीं आती है, तो वो भी मेन डिफरेंस है। और ये जो DC चार्जर है इनको आप जनरेटर पे नहीं चला सकते। इनकी जो पावर रिक्वायरमेंट है उस साइज़ के जनरेटर नॉर्मली मिलते नहीं है। मतलब अगर आप देखो DC चार्जर्स 30 किलोवाट भी मतलब उस साइज़ का जनरेटर आपको नहीं मिलेगा। तो जो लोग जनरेटर पे आपको चार्जर चला भी रहे हैं वो बहुत लो वाटेज के हैं, जैसे 7 किलोवाट तक मैक्सिमम शायद आप चला सकते हैं। तो वो एक समस्या है। बाकी मुझे नहीं इस गाड़ी की रेंज के साथ वो समस्या नहीं लगी कि जैसे मान लीजिए मैं नागपुर से निकलता हूँ और अगर मैं कहीं भी चार्ज नहीं करता हूँ तो भी मैं भोपाल आसानी से पहुँच जाता है, क्योंकि 350 किलोमीटर और मेरी रेंज नागपुर से निकलते समय ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर। बाकी स्लो चार्जर जैसे जैसे आप बड़ी बैटरी वाली गाड़ी में जाओगे स्लो चार्जर प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि जब मैं भोपाल में अपने घर पहुंचा, वहाँ पे एक रेगुलर जो डोमेस्टिक चार्जर होता है वो है 15 एम्पियर का जो पॉइंट रहता है वो टाटा ने लगा रखा है, क्योंकि मेरे भाई के पास एक टिगोर भी है। तो उसमें जो मैक्सिमम स्पीड है वो 3 किलोवाट की मिलती है। नॉर्मली तो 2.8 ऐसा कुछ मिलता है। तो ये समझ लीजिए आप 66% से 100% जाने में मेरी बैटरी को मतलब मेरी कार ने करीब 24 से ज़्यादा घंटे लिए, करीब 28 घंटे। क्योंकि भाई जब बहुत हीट होती है तो वाटेज कम हो जाता है, क्योंकि जो कार के सिस्टम है वो बैटरी को कूल करने में लग जाते हैं, तो उसमें कुछ बैटरी खर्च होती है, वो सब समस्या रहती है। तो ये जो है वो कहानी है। बड़ी बैटरियों के फ़ायदे हैं कि आपकी रेंज बढ़ जाती है, घाटे हैं कि अगर आपके पास फास्ट चार्जर नहीं है तो फिर अगर मैं 0 से इस कार को 3 किलोवाट के चार्जर पे चार्ज करूं तो आप ये समझिए कंटिन्यूसली मुझे 3 या 4 दिन लगेंगे चार्ज करने में। तो जैसे जैसे बैटरियों के साइज़ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चार्जर की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। और मेरी ये एक प्रॉब्लम टाटा से है कि उनके चार्जर जो है वो नॉर्मली सब 24 किलोवाट या 30 किलोवाट के हैं, क्योंकि उनकी जो गाड़ियाँ अभी तक कर्व के पहले जो थी नेक्सॉन और टिगोर, वो सब उनकी जो बैटरी मैक्सिमम 30 किलोवाट की हो गई। अब मेरी होप है कि बढ़ेंगे, क्योंकि महिंद्रा की नई गाड़ियाँ आ गई हैं जिनकी 70-80 किलोवाट बैटरीज हैं, किया की आ गई हैं। तो होपफुली ये इम्प्रूव हो जाएगा। इसीलिए मेरे को जो चार्जिंग कंपनीज़ हैं उनमें चार्ज जोन सबसे अच्छी लगी अभी तक, क्योंकि उनके चार्जर ऑलमोस्ट सब जगह प्रॉपर काम कर रहे हैं। और दूसरा जो है सेकंड नंबर पे मैं जियो BP को कहूँगा, क्योंकि उन्होंने हाईवेज पे चार्जर लगाए, उन्होंने बहुत कंसंट्रेट किया है जियो BP ने। तो और उनके चार्जर भी एटलीस्ट मिनिमम 60 किलोवाट के होते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं 50% बैटरी पे भी अपनी कार लेके जाता हूँ और अगर मान लीजिए मैं ये सोचता हूँ कि मैं 90 तक भी चार्ज करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो वो एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन बन जाता है। और ज़्यादातर जगहों पे जियो BP ने अपनी वो वाइल्ड बीन्स करके स्टोर भी खोल रखी है। तो आप वहाँ जाओ, चार्जिंग में लगाओ, थोड़ा चाय कॉफ़ी पियो, चिप्स विप्स खाओ, तब तक आपका चार्ज हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं लगता कि आप वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो। पर जो मेन है, जो मेरी लर्निंग है कि आप आधा घंटा खर्च करो ट्रिप के पहले, जिससे कि आपका जो ब्रेकफास्ट ब्रेक, लंच ब्रेक, बायो ब्रेक वो आप इस तरीके से सिंक्रोनाइज कर लो जिससे कि वो चार्जिंग पॉइंट पर। और जब भी आप कहीं रुक रहे हो, अगर चार्जर है तो भले आपको बैटरी की ज़रूरत हो चाहे ना हो, आप उसको चार्ज कर लो। अगर आपने 10-15 मिनट भी चार्ज किया और आपकी बैटरी 5% भी बढ़ गई तो वो काम आएगी। मैं पहली बात सिर्फ वहाँ रुकने की कोशिश करता हूँ जहाँ चार्जर हो, और अगर चार्जर खाली है तो मैं हमेशा अपनी गाड़ी वहाँ लगा देता हूँ। चाहे इवन अगर 80% बैटरी है तो भी 80 से 85 कर लूँगा। मेरे को उसमें लॉन्ग ट्रिप में आप बैटरी की हेल्थ की चिंता मत करो। बैटरी की हेल्थ की चिंता आप घर पे करो जब आप सिटी ड्राइव कर रहे हो, तब आप रेगुलर चार्ज मत करो।
तब आप वो जो सारे रूल्स लोगों ने बताए ना कि 100% तक नहीं जाना है, 80% तक जाना है। जैसे कि इस गाड़ी में आप चार्जिंग प्रोग्राम सेट कर सकते हो, तो मैंने सेट कर रखा है कि घर पे सिर्फ 80% तक ही चार्ज हो, लेकिन जब घर से बाहर हो तो 100% तक चार्ज हो। क्योंकि जब आप रोड ट्रिप कर रहे हो तब ये बैटरी की लाइफ बचाने का नाटक करने से कोई खास फायदा नहीं। क्योंकि कुछ लोगों को छोड़ के ज़्यादातर लोग साल में 8-10 लॉन्ग ट्रिप करेंगे, उस टाइम पे आपको ये बैटरी की लाइफ बचा के कुछ खास मिलने वाला नहीं। क्योंकि बैटरी की जो लाइफ है वो किलोमीटर से भी गिरती है और ड्यूरेशन से भी गिरती है। अगर आप एक ब्राउन न्यू गाड़ी खरीदो और आप 5 साल तक उसे मत चलाओ, सिर्फ खड़ी रखो, तो भी आप देखोगे उसकी जो बैटरी है उसमें थोड़ा बहुत डिग्रेडेशन हुआ, जैसे कि अपन ने फोन्स में देखा है। ये सेम बैटरी है जो फोन्स में लगती है। अपने फ़ोन में देखा कि अगर आप एक नया फ़ोन लो और उसको 5 साल तक बिल्कुल यूज़ मत करो, फिर भी वो 5 साल बाद उसकी बैटरी वीक हो जाएगी, कम वीक होगी पर हो जाएगी। तो अपनी थ्योरी है, बाकी जिसको जो अच्छा लगे वो करे। इसलिए मैं जो है हाईवे पे जैसे ही जहाँ वहीं रुकता हूँ जहाँ चार्जर हो, और अगर चार्जर है तो मैं हमेशा कनेक्ट कर लेता हूँ, भले 10% चार्ज हो, 5% चार्ज हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत रेंट कर लिया। ये अब मेरा तो रिव्यू था, फर्स्ट लुक रिव्यू। और चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टॉप पे मिलते हैं। बाकी 20-25 हज़ार किलोमीटर जब गाड़ी चल जाएगी तो मैं अगला कुछ और अपने इम्प्रूव्ड थॉट्स हैं जो इस गाड़ी के बारे में मैं बताऊँगा। बाकी इस गाड़ी में जो मतलब कुछ फीचर जो मैं बताना भूल गया, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स हैं, व्हीकल प्री कंडीशनिंग है। अगर आप कहीं चार्जिंग पे लगा रहे हो और आपने मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में गए हो, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई मेरे को 2:30 बजे निकलना है, और आप वो प्रोग्राम सेट कर दो, तो जब आप आओगे तब तक वो केबिन को कूल करके रखेगी गाड़ी। वो सब फीचर जो बहुत सी गाड़ी में अवेलेबल है, कोई नई बात नहीं है, पर इसमें अवेलेबल है। वो उससे बेनिफिट सिर्फ ये मिलता है आपको कि वो जो केबिन प्री कंडीशनिंग होती है गाड़ी में, उसमें आपकी बैटरी यूज़ नहीं होती है अगर आपने चार्जिंग नेटवर्क से कनेक्ट किया हुआ है। अगर आपने चार्जिंग नेटवर्क से कनेक्ट किया हुआ है तो वो बैटरी यूज़ हो रही है, और आपको मतलब आपकी ट्रिप के लिए पूरी जो बैटरी है वो आपके पास अवेलेबल रहेगी। नहीं तो जब आप गाड़ी में बैठ जाओगे, ड्राइव करना शुरू करोगे, उसके बाद जिस तरीके का टेम्परेचर अभी है, ऑलमोस्ट आधा पौन घंटा जो एसी है वो फुल ब्लास्ट में चलता है, क्योंकि केबिन बहुत गर्म हो जाता है। तो उस कारण से वो आप ड्राइव के टाइम का जो बैटरी कंजम्पशन है वो आप बचा सकते हैं, क्योंकि केबिन ऑलरेडी ठंडा है। एक बार केबिन ऑलरेडी ठंडा है, उसको ठंडा मेंटेन करने में उतनी बैटरी नहीं लगती है जितनी कि जब आपका केबिन 40 डिग्रीज पे है और उसको 24 डिग्रीज तक ठंडा करने में लगती है। तो वो मतलब एक तरीके से आप गुड प्रैक्टिस है, किसी भी ब्रांड की कोई भी गाड़ी हो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर केबिन प्री कंडीशनिंग अवेलेबल है तो आप निकलने से आधा घंटा पहले केबिन प्री कंडीशन पे डाल दो, जिससे कि वो आपका जो ग्रिड पावर से वो प्री कंडीशन हो जाएगी। और फिर जब आप ड्राइव करने आओगे उस समय केबिन ऑलरेडी ठंडा रहेगा, कंफर्टेबल। पहली बात कंफर्ट की बात है, और दूसरी बात वो बैटरी आपने सेव कर ली, जो कि आप नहीं तो चलाते समय खर्च करते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपका कोई इस गाड़ी के बारे में क्वेश्चन है, या इन जनरल EQ लाइन जो मार्केट की है उसके बारे में कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में डालिए। मैं जहाँ तक हो सकेगा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसका, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है या मेरी जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा।